नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल के जयपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत समेत कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रसिद्ध नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" को स्वामी विवेकानंद से जोड़ दिया। हालांकि पूरे भाषण के सामने आने के बाद वायरल वीडियो का पूरा सच सामने आया है। दरअसल सीएम योगी का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें वो बंगाल की महान विभूतियों का जिक्र कर रहे हैं और उसी दौरान उन्होंने नेताजी का नाम लेकर इस नारे का संदर्भ भी स्पष्ट किया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भाषण के एक हिस्से को काटकर प्रस्तुत किए जाने से भ्रम की स्थिति पैदा हुई। अब यह मुद्दा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बन गया है, जहां एक ओर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो वहीं दूसरी ओर इसे भ्रामक प्रचार का हिस्सा पक्ष की तरफ से बताया जा रहा है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति वार्ता पर अब अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता में इस्लामाबाद में होने वाली इस वार्ता पर ईरान के लगातार बदलते रुख ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों देशों ईरान और अमेरिका के बीच फिलहाल 2 हफ्ते का युद्ध विराम लागू है, जिसकी समय सीमा 22 अप्रैल को खत्म हो रही है। इसी से पहले वार्ता प्रस्तावित है, लेकिन मौजूदा हालातों में इसके टलने की आशंका बढ़ गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जिक्र करते हुए दावा किया कि ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। उनके इस बयान के बाद कूटनीतिक माहौल और तनावपूर्ण हो गया है। तो ट्रंप ने मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया और अपनी नीतियों का बचाव भी किया। अगर तय समय में शांति वार्ता नहीं होती है तो मध्य पूर्व में एक बार फिर संघर्ष बढ़ सकता है। अब दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि क्या बातचीत होती है या हालात फिर युद्ध की ओर बढ़ते हैं। वहीं गुजरात में आतंकवाद विरोधी दस्ता एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों संदिग्धों की गतिविधियां संदिग्ध ऑनलाइन नेटवर्क और संपर्कों के जरिए संचालित हो रही थी। एटीएस को इनपुट मिला था कि कुछ युवक सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर संगठन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर निगरानी बढ़ाई गई और कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में लिया गया। एटीएस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके डिजिटल उपकरणों की जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनका नेटवर्क कितना व्यापक है और वो किन लोगों के संपर्क में थे। तो सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि कहीं ये संदिग्ध किसी बड़ी साजिश की तैयारी में तो शामिल नहीं थे। फिलहाल मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है और अन्य संभावित कड़ियों की तलाश की जा रही है। वहीं पुणे में सुप्रिया सुले ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर चिंता जताते हुए कहा कि यह युद्ध जल्द से जल्द रुकना चाहिए, क्योंकि इसका असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भारत जैसे देशों पर आर्थिक और सामाजिक रूप से पड़ता है। उन्होंने कहा कि संघर्ष का प्रभाव किसानों से लेकर व्यापारियों तक सभी वर्गों पर दिखाई दे रहा है, जिससे बाजार, तेल कीमतों और आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव बन रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शांति स्थापित होना बेहद जरूरी है, ताकि वैश्विक स्तर पर स्थिरता बनी रहे और आम लोगों पर पड़ रहा असर कम हो सके। नहीं, मेरे से रुके युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि युद्ध का इम्पैक्ट पूरे देश में किसानों से बिजनेसमैन तक सबको हो रहा है और ये युद्ध रुकना बहुत जरूरी है। नहीं, मेरे से रुके युद्ध। वहीं कौशाम्बी के अडहरा गांव में हुए भारत यादव हत्याकांड ने तूल पकड़ लिया है। घटना के 24 घंटे बाद भी परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार नहीं किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी व आर्थिक सहायता की मांग पर अड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार रात भारत यादव के सिर पर वार कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने दोनों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। परिजनों का आरोप है कि यह हत्या प्रेम विवाह के विरोध के चलते की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। घटना करारी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दिनांक 19 अप्रैल 2026 की शाम को थाना क्षेत्र करारी में भारत सिंह की हत्या के संबंध में मृतक के पिता द्वारा थाने पर 3 नामजद तथा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर दी गई, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें 3 नामजद अभियुक्त में से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। उसको साक्ष्य संकलन की कार्रवाई के बाद में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें जो 2 वांछित अभियुक्त हैं, इनके संबंध में पुलिस की 3 टीमों द्वारा सीओ मंझनपुर के नेतृत्व में लगातार दबिशें दी जा रही है तथा इसमें जो दोनों फरार वांछित अभियुक्त हैं, इनके संबंध में 5-5 हजार रुपये के नगद इनाम की घोषणा मेरे द्वारा की गई है। दिनांक
के बाद भी अंतिम संस्कार अभी तक नहीं किया गया है। 2 आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम भी घोषित किया गया है। तो प्रेम विवाह के विरोध में हत्या की आशंका इस पूरे मामले में जताई जा रही है। बता दें कि भारत यादव हत्याकांड ने तूल पकड़ लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लवलेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। लवलेश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से भारत यादव हत्याकांड का ये पूरा मामला है और अब इस मामले ने तूल भी पकड़ लिया है। 24 घंटे के बाद भी अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। जी बताना चाहूंगा, ये कौशाम्बी जनपद का जो करारी थाना क्षेत्र अंतर्गत अराहरा है, वहाँ पास रविवार को लगभग शाम 6 और 7 बजे के बीच में भारत यादव के आपने समुदाय से जो शादी की थी, 5 वर्ष पहले शादी की थी, उसी को खुन्नस लेकर, प्रेम विवाह के खुन्नस को लेकर उसके जो लड़की के परिजन थे उन्होंने उसको पकड़ करके बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे उसकी निर्मम हत्या हो गई। हालांकि हत्या होने के बाद जिसमें एक अभियुक्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और 2 अभियुक्त फरार चल रहे हैं तथा 24 घंटा बीतने के बाद अभी परिजन इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनकी जो फरार अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी हो और उनकी कुछ मांगे हैं जो कि उनको आर्थिक सहायता हो सके, इस संबंध में वहाँ पास जुड़े। हालांकि इस घटना से पूरा ग्राम में सनसनी फैली हुई है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पास जिस दिन से घटना हुई है उसी दिन से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। जी साहिल जी। लवकेश, जिस तरीके से इस मामले ने तूल पकड़ा हुआ है, आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी आरोपी जो है वो पुलिस की पहुंच से बाहर नजर आ रहे हैं। ऐसे में परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अभी तक अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, 24 घंटे का वक्त बीत चुका है। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, जो पीड़ित है जिसकी भारत यादव की हत्या जिस हुई है और जो आरोपी है उनका एकदम दीवार सटा हुआ है। वहां से जिस दिन से ये घटना हुई उस दिन से अभियुक्त के परिजन पूरा घर में ताला लगा करके यहाँ से फरार हो गए हैं और वहाँ पास पुलिस दबिश दे रही, जो उनके परिजन है या रिश्तेदार तो सभी पर छानबीन चल रही है। और जबकि पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जो अभियुक्त फरार चल रहे हैं उनको 5-5 हजार रुपए के इनाम घोषित कर दिया गया है और उसके छानबीन गहनता से चल रही। जैसे ही मिलेंगे उन्हें अभियुक्त को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि परिजनों में जिस तरह से ये घटना हुई है पूरा परिजन डरा सहमा हुआ है, पर अन्य आगे की घटना जो है दोहराई न जा सके इसलिए वहाँ पास अभियुक्त है। हालांकि ये गर्मी, जिस तरह से गर्मी का सीजन है, इस तरह से पूरा घर का बुरा हाल है। जी चलिए लवकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भारत यादव हत्याकांड ने तूल पकड़ लिया है। 24 घंटे बाद भी परिजनों ने अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया। 2 आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम भी पुलिस की तरफ से घोषित कर दिया गया है। प्रेम विवाह के विरोध में हत्या की आशंका यहां पर जताई जा रही है। वहीं हनुमानगढ़ जिले के नौहर क्षेत्र के परलीका गांव में संपूर्ण स्वच्छता मिशन की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े हो गए हैं। गांव की मुख्य गलियों और जौहड़ के आसपास कूड़े कचरे के बड़े बड़े ढेर लगे होने से दुर्गंध फैल रही है और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जौहड़ के पास गोबर और गंदगी का जमावड़ा होने से हालात और गंभीर बने हुए हैं। किसान संघ अध्यक्ष प्रहलाद सहारण ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत की तरफ से साफ सफाई के नाम पर हर साल लाखों रुपए खर्च दिखाया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नजर नहीं आता। उनका कहना है कि पिछले 5 वर्षों में गांव में नाम मात्र की भी सफाई नहीं हुई, जबकि सरकारी पोर्टल पर गलियों और नालियों की सफाई के नाम पर लगातार भुगतान दर्शाया गया है। गांव के मंदिर, तालाब, बालिका विद्यालय, सरकारी औषधालय, पार्क और वाटर वर्क्स जैसे सार्वजनिक स्थानों के आसपास भी कचरे के ढेर लगे होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने मामले में जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों को कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद कुछ लोग जौहड़ और पंचायत की जमीन पर कचरा डाल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गलियों की सफाई से संबंधित टेंडर का कार्यकाल मार्च में खत्म हो गया था, लेकिन उससे पहले सफाई का कार्य कराया गया था। अब जल्द ही नए टेंडर जारी कर गांवों से कचरा हटाने की कार्रवाई कराई जाएगी। वहीं भरतपुर जिले के रुदावल क्षेत्र में हाल ही में बनी रुदावल पहाड़पुर रोड पर स्थित नई पुलिया निर्माण के महज 1 महीने के अंदर ही क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी की तरफ से बनाई गई ये पुलिया रुदावल पोखर के सामने स्थित है, जहां अब रोजाना दोपहिया और चौपहिया वाहन फंसकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और लोग चोटिल भी हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की हालत लगातार खराब होती जा रही है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा
यहाँ पर हो सकता है। ग्रामीणों ने विभागीय निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया, निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही पुलिया को दुरुस्त या पुनर्निर्मित नहीं कराया गया तो किसी दिन गंभीर दुर्घटना हो सकती है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से जल्द संज्ञान लेकर पुलिया की मरम्मत कराने की मांग की है ताकि संभावित हादसों को रोका जा सके और लोगों की आवाजाही सुरक्षित हो सके। फिलहाल सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि विभाग इस मामले में कब तक कार्रवाई करता है। वहीं भरतपुर जिले के रुदावल क्षेत्र में वैशाख माह की आखा तीज के अवसर पर कुशवाहा समाज की तरफ से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में करीब 12 जोड़े विवाह के पवित्र बंधन में बंधे। समारोह के दौरान ब्राह्मणों की तरफ से मंत्रोच्चारण के साथ वर वधुओं ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराया गया। सम्मेलन में समाज के गणमान्य लोगों का माला और साफा पहनाकर साथ ही भगवान लवकुश की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में वर पक्ष और वधु पक्ष के परिजनों सहित बड़ी संख्या में रिश्तेदार और समाज के लोग मौजूद रहे। सम्मेलन अध्यक्ष ने बताया कि इस तरह के सामूहिक विवाह आयोजनों से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अनावश्यक खर्चों से राहत मिलती है, साथ ही सामाजिक एकता भी मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि कुशवाहा समाज की तरफ से हर वर्ष इसी तरह सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाता रहेगा। वहीं रायसिंह नगर में परशुराम जयंती के पावन अवसर पर ब्राह्मण समाज की तरफ से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा का शुभारंभ ब्राह्मण धर्मशाला से हुआ और ये शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकाली गई। रास्ते में कई स्थानों पर श्रद्धालुओं और समाज के लोगों की तरफ से शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इससे पहले ब्राह्मण धर्मशाला में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं साथ ही गणमान्य नागरिकों का सम्मान भी किया गया। आयोजन में सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं की सुंदर झलक देखने को मिली। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और समाज की एकजुटता पर विशेष जोर दिया गया। वहीं जैसलमेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मोहनगढ़ क्षेत्र में हुए बुजुर्ग दंपति के डबल मर्डर केस का खुलासा महज 6 घंटे के अंदर कर लिया गया। जानकारी के अनुसार 18 अप्रैल को 80 वर्षीय लाखाराम भील और उनकी पत्नी 78 वर्षीय रेशमा की घर में सोते समय हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद बदमाश सोने का लॉकेट, बालियां और चांदी के कड़े लूटकर फरार हो गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए अभिषेक शिवहरे स्वयं मौके पर पहुंचे और उनके निर्देशन में पुलिस टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए लूट के इरादे से हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से मामले का जल्द खुलासा हो गया और क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई। वहीं डीग जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कामा थाना पुलिस और जिला QRT टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कस्बा कामा में देवी गेट के पास अवैध रूप से गांजा बेच रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ युवक इलाके में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 356 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिषेक निवासी परमद्रा थाना खो और बलराम निवासी कनवाड़ा थाना कामा के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है ताकि नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन से जुड़े अन्य आरोपियों तक पहुंचा जा सके। वहीं भरतपुर जिले के रुदावल स्थित CHC रुदावल में डॉक्टरों की भारी कमी के कारण मरीजों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर करीब 3 दर्जन गाँवों का भार है, लेकिन यहाँ अधिकांश चिकित्सकों के पद लंबे समय से रिक्त पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि वर्तमान में यहाँ इकलौते डॉक्टर राहुल गर्ग ही करीब 400 मरीजों की रोजाना OPD संभाल रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव बना हुआ है। सीमित संसाधनों के बीच इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का उपचार करना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है और कई बार उन्हें अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। कस्बे के लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द नए डॉक्टरों की नियुक्ति करने की मांग की है ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। वहीं मकराना में मधुधर एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक यात्री का छूटा मोबाइल सुरक्षित लौटाकर रेलवे कर्मचारियों ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। जानकारी के अनुसार यात्री वाराणसी से जयपुर के लिए सफर कर रहा था और जयपुर स्टेशन पर उतरने के बाद उसे याद आया कि उसका मोबाइल कोच B2 की सीट संख्या 58 पर चार्जिंग में लगा रह गया है। सूचना मिलने पर ड्यूटी पर तैनात TTE बलवंत सिंह तुरंत संबंधित सीट पर पहुंचे और मोबाइल व चार्जर को सुरक्षित अपने पास रख लिया। बाद में मकराना रेलवे स्टेशन पर TTE बलवंत सिंह और राहुल कुमार ने यात्री के परिचित को मोबाइल और चार्जर सुरक्षित सुपुर्द कर दिया।
मोबाइल वापस मिलने पर यात्री और उसके परिचित ने दोनों रेल कर्मियों का आभार जताया। रेलवे कर्मचारियों की इस ईमानदारी और तत्परता की अन्य यात्रियों ने भी सराहना की है। वहीं विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के पावटा उपखंड क्षेत्र स्थित अंबेडकर पार्क सब्जी मंडी कॉलोनी से लापता हुए 80 वर्षीय ओम प्रकाश गोयल का शव 4 दिन बाद बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार 16 तारीख को उनकी गुमशुदगी का मामला प्रागपुरा थाने में दर्ज कराया गया था। इसके बाद 20 अप्रैल को कस्बे की नदी के पास गोपाल भैया मंदिर के नज़दीकी घर से करीब 500 मीटर दूर डंपिंग यार्ड क्षेत्र में उनका शव बरामद हुआ। प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि शव लंबे समय तक खुले में पड़े रहने के कारण जानवरों की तरफ से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश गोयल परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और सामान्य काम कर परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी और एक दोहित है, जबकि उनकी 3 बेटियों का विवाह हो चुका है। घटना से परिवार पर आर्थिक संकट भी गहरा गया है। सूचना मिलने पर प्रागपुरा थाना से रामजस मौके पर पहुंचे और बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। साथ ही मामले की आगे की जांच की जा रही है। बालोतरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब रिफाइनरी की CDU यूनिट में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। आग लगते ही पूरे परिसर में हड़कंप मच गया और मौके पर बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगी। बताया जा रहा है कि आग की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां और रिफाइनरी प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास तेज कर दिए गए। इस घटना ने इसलिए भी चिंता बढ़ा दी है क्योंकि रिफाइनरी का लोकार्पण कार्यक्रम अगले ही दिन प्रस्तावित है, जिसमें नरेंद्र मोदी के शामिल होने का कार्यक्रम तय है। वहीं आज शाम करीब 4 बजे भजनलाल शर्मा का भी रिफाइनरी पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। लोकार्पण से ठीक पहले हुई इस घटना को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल दमकल टीमें लगातार आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। वहीं देवगढ़ के मगरा क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल केरुंडा में इस वर्ष भी बाबा रामदेव का विशाल मेला हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। करीब 900 वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठानों में स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ दूर दराज से आए हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर खुशहाली और समृद्धि की कामना की। मेले के अवसर पर आयोजित भव्य भजन संध्या में पूरी रात बाबा रामदेव के भजनों से पंडाल गूंजता रहा। इस दौरान काचबली, मंडावर, मियाला, लाखागुड़ा, पीपली, नगर सारण, सिरियारी और बोरी माता सहित कई गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। केरुंडा धाम की विशेष पहचान यहां से जुड़ी प्राचीन लोक आस्थाओं और परंपराओं से भी है। 30 के दिन बनने वाले राम रोड से जुड़ी मान्यता है कि अगर आग पर बांधे गए कच्चे धागे के बावजूद वो नहीं जलता, जबकि मंदिर परिसर के 4 प्राचीन कुंडों में भजन कीर्तन के बाद अल सुबह स्वतः जल आने की परंपरा को श्रद्धालु चमत्कारिक आस्था से जोड़ते हैं। स्थानीय निवासी गणपत सिंह के अनुसार इन परंपराओं को ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी बारिश और बेहतर पैदावार के संकेत के रूप में भी देखा जाता है। मेले के दौरान आयोजित विशाल भंडारे में करीब 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। प्रशासन और स्थानीय स्वयं सेवकों ने व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये मेला मगरा क्षेत्र की जीवंत लोक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक बनकर एक बार फिर श्रद्धा और उत्साह का केंद्र रहा। वहीं श्री गंगानगर में OBC वर्गीकरण और UGC बिल को लेकर कुम्हार धर्मशाला में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता दौलतराम पेंसिया ने की, जिसमें संगठन विस्तार और आगामी पंचायती चुनावों को लेकर विस्तृत रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता कालूराम पेंसिया को नेशनल जनमंडल पार्टी की सदस्यता दिलाकर प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया और उन्हें बीकानेर संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें निर्देश दिए गए कि संभाग में संगठन को मजबूत करते हुए पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान और प्रमुख जैसे पदों पर SC, ST और मूल OBC वर्ग के प्रतिनिधियों को आगे लाया जाए। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि बीकानेर संभाग के सभी वार्डों में पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और संगठन को जमीनी स्तर तक सक्रिय किया जाएगा। इस दौरान माही कुकड़वाल, गोपी बेनीवाल, गुरमोहन धारीवाल, अनिल गोडेला, सुमन नायक, अमरचंद नायक, राजेंद्र पेंसिया और विजेंद्र कठोड़ सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में यह भी तय किया गया कि हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों में नई महीने से कैडर मीटिंग्स आयोजित की जाएंगी ताकि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा सके। साथ ही नेताओं ने OBC वर्गीकरण और UGC बिल के मुद्दे पर आंदोलन तेज करने और आने वाले समय में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने के संकेत भी दिए। सबसे पहले मैं जो नेशनल जनमंडल पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष दौलतराम जी पेंसिया और प्रदेश अध्यक्ष महिला माही जी कुकड़वाल का धन्यवाद करता हूँ
कि आपने मेरे को ये दायित्व दिया, और जो भी मिशन है पार्टी का उसको आगे बढ़ाएंगे, जो भी केंद्र के कराने हैं। और मैं मेरे समाज के और स्पेशली मूल ओबीसी की जो जातियाँ हैं, उनके जो मेरे साथी हैं, एससी वंचित के जो साथी हैं, उन सभी को ये कहता हूँ कि जो ये पार्टी में पद दिए जा रहे हैं, पहले बड़ा नाम देते हैं कि ये जिले के पद हैं, ये प्रदेश के हैं, बचते हैं तो पोस्टों में सेट कर देते हैं। तो इसमें आपको कोई लेना देना नहीं मिलेगा। इस चीज़ों में मैं रहा हूँ, और जो राज रखाज है वो खुद करने से मजा आएगा। तो सीधी से अपनी जो पार्टी से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और अपने अधिकार लागू। तो सबसे पहले मैं वहीं हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी पुलिस ने अवैध चिट्ठा तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6 महीने से फरार वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा की तरफ से जिले में नशा तस्करी, अवैध हथियार, जुआ, सट्टा और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। चंद्रकला के नेतृत्व में गोगामेड़ी थाना पुलिस टीम ने मानवीय और तकनीकी सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से एनडीपीएस एक्ट और मारपीट सहित विभिन्न थानों में 5 मामले दर्ज हैं। ये मामला 7 नवंबर 2025 को दर्ज किया गया था, जब पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल सवार अनिल खां और शहनाज बानो निवासी रामगढ़ को 6.35 ग्राम चिट्ठा के साथ गिरफ्तार कर लिया था और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई थी। इस गिरफ्तारी अभियान ने थानाधिकारी चंद्रकला के साथ कांस्टेबल नरसीराम, कांस्टेबल मोनू और कांस्टेबल राजेंद्र डीआर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की जांच जारी है। वहीं ग्रेटर नोएडा के जू 2 सेक्टर में आरडब्ल्यूए की नवगठित टीम को दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर ने शपथ दिलाई। इस दौरान अध्यक्ष कैप्टन वीरेंद्र सिंह, महासचिव मनोज कुमार राजपूत और कोषाध्यक्ष आशीष शर्मा को औपचारिक रूप से निर्वाचन पत्र भी सौंपे गए। कार्यक्रम के बाद आयोजित चौपाल में सैकड़ों सेक्टर वासियों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं रखी। निवासियों ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से सेक्टर का मुख्य गेट नहीं बना है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। लोगों की मांग है कि नया गेट जू 1 की ओर बनाया जाए, क्योंकि वर्तमान गेट घोड़ी बछेड़ा गांव के सामने होने के कारण हादसों का खतरा बना रहता है। इसके अलावा सेक्टर में बाजार जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी प्रमुख मुद्दा रहा। लोगों को रोजमर्रा की जरूरत के लिए 5 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहीं करीब 14 पार्क होने के बावजूद उनमें बच्चों के लिए झूले और अन्य सुविधाएं नहीं हैं। आवारा पशुओं और कुत्तों का मुद्दा भी गंभीर रूप से उठाया गया। निवासियों के अनुसार पिछले 15 दिनों में 30 से अधिक लोगों को कुत्तों ने काटा है। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने पर लोगों ने खुद अभियान शुरू कर दिया है और साथ ही बुजुर्गों के लिए बेंच, बेहतर सफाई व्यवस्था और सेक्टर में बाजार विकसित करने की मांग भी उठाई जा रही है। मैं मास्टर सतीश पीलवान D10 अवंती हूँ और मैं इस सेक्टर की एक बहुत प्रमुख समस्या से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि वेंडर मार्केट जोन में अभी हमारी वेंडर मार्केट चालू नहीं है। इस लोगों को उस सेक्टर से बाहर जाना पड़ता है सब्जी के लिए, अन्य किसी भी सामान के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। तो मेरा ये भी प्राधिकरण से टेंडर के माध्यम से या RW को अनुमति दें कि यहाँ हम टेंडर जारी करें और यहाँ पे जो मार्केट चालू की जाए। मौजूदा न्यू कार्यकारिणी सेक्टर अध्यक्ष कैप्टन वीरेंद्र सिंह जू 2। हमारी कुछ एक मुख्य समस्याएं इस प्रकार से है जो सेक्टर के काफ़ी अहमियत वाले मुद्दों में आती हैं। जैसे कि अब हमारे सेक्टर में गाय, सांड ये आए दिन आपस में लड़ते रहते हैं। इससे हमारी गाड़ियों के ऊपर और बाकी बच्चों को काफ़ी खतरा रहता है। इनकेस कोई ये हादसा हो जाता तो इसकी भरपाई हम करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, आपने भी एक अनुभव किया होगा, सेक्टर का जो हमारा निकास द्वार है या जो एंट्री गेट है उस पे अभी जिस तरीके की हालत है वो काफ़ी पुराने ज़माने के पुराने ख्यालातों की व्यवस्थाएं हैं। उनको बदल के हमें कहीं ना कहीं एक आधुनिकता के दौर में हमें चीज़ों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, सुसज्जित करना पड़ेगा और उसके लिए गेट का सौंदर्यीकरण हो, चाहे उसके अलावा और बाकी अन्य सुविधाएं हो सौंदर्यीकरण के परिप्रेक्ष्य में, वो भी हमें ध्यान से इस चीज़ को आगे ले जाकर करनी पड़ेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।